यार क्लास स्टार्ट कर दी तो पंकज सर का गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। एंड देखिए, अभी बिगनिंग देख करके आपको तो ये पता लग गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हार्पर ली। ठीक है, हार्पर ली का नेक्स्ट नॉवेल जो आपके सिलेबस में है टू टू किल अ मॉकिंग बर्ड, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और अभी जो बचा हुआ था, यानी कि थिंग्स फॉल अपार्ट का जो थोड़ा सा सेक्शन बचा हुआ था, वो लगभग 25-27 मिनट या आधा घंटे का वीडियो है। रिकॉर्ड कर दिया है मैंने, रिकॉर्डिंग हो गई है। अभी क्लास के बाद वो अपलोड हो जाएगा, तो उसको भी देख लीजिए। क्लास के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग नावल। क्योंकि हम फटाफट से खत्म करने के मूड में हैं, इसलिए उसको हमने रिकॉर्डिंग में दे दिया। नहीं समझ में आएगा उस पर फिर चर्चा होगी। ठीक, उम्मीद करूंगा कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या स्थिति है भाई हार्पर ली की। नेल हार्पर ली, एक मिनट। हम्म, चलिए आ गया। कैमरा कहाँ है? ये ठीक है। तो उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा होगा आपको। और तो आज इसी पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो यहाँ भी अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो 2-3 क्वेश्चन हमारे दिमाग में जो आए वो हमने लिखे हैं। ठीक है, बाकी तो अब जब नावल बहुत ज्यादा समय तक सिलेबस में रही नहीं है तो आइडिया नहीं है। अभी क्वेश्चन हम लोग फिर से लिख लेंगे फिलहाल। जो एक शुरुआती दौर में एक जो क्वेश्चन पिछले साल आया था उसको मैंने लिखा है क्वेश्चन कि इन व्हाट वेज डज टू किल अ मॉकिंग बर्ड emphasized the importance of moral education of children, discuss। तो मॉरल एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस यहाँ इस नॉवेल से निकल करके आती है, इस पर एक डिस्कशन की बात क्वेश्चन में है, जो कि पिछले साल आया था। लास्ट एग्जामिनेशन जो हुआ था, और वही एक एग्जामिनेशन शायद इस सिलेबस पर डिस्क्रिप्टिव मोड में हुआ है। दूसरा क्वेश्चन जो अगर हम लोग बात करें तो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो नॉवेल में राइटर के ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, क्या है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। 3-4 कैरेक्टर्स हैं जिन पर क्वेश्चन बन सकता है। 4-5 कैरेक्टर हमने आपको अपने तरफ से कहे हैं, जैसे स्काउट फिंच जो कि इसमें नरेटर है, एंड उसका फादर, स्काउट का फादर एटिकस फिंच, जो कि एक लॉयर हैं, जो कि एक ब्लैक पर्सन जिसका नाम है टॉम रॉबिन्सन, उसका केस लड़ते हैं। ठीक है, एंड तीसरा एक ब्लैक विमेन है जो कि इनके घर में
मेड का काम करती है, कुक का काम करती है, एंड इज अ मदर फिगर फॉर चिल्ड्रन, स्काउट एंड जिम। ठीक है, जिम और स्काउट जो है इन दोनों के लिए एक मदर फिगर के रूप में है, एंड इज अ ब्लैक लेडी, एंड जिम के बर्थ के बाद से ही वो एक लंबे समय से इसके घर में कुक का काम कर रही है। इसके बाद दो और कैरेक्टर हैं, एक बू रेडली है जो कि नरेटर का नेबर है और सेक्लूडेड रहता है, अलग थलग रहता है, कभी बाहर नहीं निकलता है। टॉम रॉबिन्सन है जो कि एक ब्लैक आदमी है जिसके ऊपर रेप अटेम्प्ट का गलत चार्ज लगा है। ही इज एन इनोसेंट बट ही इज अक्यूज्ड ऑफ रेप चार्ज, एंड despite of presenting number of evidences of his innocence, he was announced guilty and punished। जेल से भागने की कोशिश करता है एंड वॉज शॉट डेड। जेल से भागने की कोशिश करता है और बाद में उसको मार दिया जाता है। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टर, टोटल 5 कैरेक्टर हैं जिनसे हमारी समझ है कि क्वेश्चन बन सकता है। तो 5 कैरेक्टर, अब चाहे उसको आप एक क्वेश्चन मान करके चले या 5 क्वेश्चन, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, एक क्वेश्चन मॉरल जो थिंग्स हैं या इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन है, एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको समझ में आया है जो कि है इसका टाइटल। ठीक है, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस, इस पर भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन कुछ बनता है तो रेसिज्म से बन सकता है, थीम से बन सकता है, और एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नॉवेल, ये एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं जो हमको समझ में आते हैं। अभी इन क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेंगे। आप फिर से अगर वैसे लिखना चाहें या लिख लिए हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो भी बाद में हम इसको फिर से लिखाएंगे, भी जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी पॉपुलर नॉवेल हुई थी अपने समय में, एंड बेसिकली अगर बात की जाए तो दिस इज द ओनली नॉवेल फॉर विच द नॉवेलिस्ट हार्पर ली और नेल हार्पर ली इज नोन। ठीक है, केवल 2 ही वर्क इन्होंने लिखे हैं, एक टू किल अ मॉकिंगबर्ड लिखा है, एक इसके बाद इसी का सीक्वल आया था। सीक्वल का मतलब होता है कहानी का कंटिन्यूएशन। ठीक है, तो दिस इज द कंटिन्यूएशन, दैट इज गो सेट अ वॉचमैन, जो कि 2015 में पब्लिश हुआ। ठीक है, सोचिए कितना गैप है दोनों के बीच में। 1960 में टू किल अ मॉकिंगबर्ड पब्लिश हुआ, एंड गो सेट अ वॉचमैन 2015 में पब्लिश हुआ। पब्लिकेशन के बाद इसको माना जा रहा, दैट इज इट इज अ सीक्वल ऑफ टू किल अ मॉकिंगबर्ड। टू किल अ मॉकिंगबर्ड का एक सीक्वल है, बट बाद में जो आर्टिकल्स लिखे राइटर ने या फिर लेक्चर्स दिए इन्होंने, उनसे बाद में ये बातें पता चली, दैट इज टू सेट अ वॉचमैन इज एक्चुअली द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ दिस प्रेजेंट नॉवेल टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ये जो नॉवेल है इसी का पहला ड्राफ्ट था। ठीक है, जो कि चेंज कर दिया गया था बाद में, उसको पब्लिश नहीं किया गया था, चेंजेस किए गए, जो चेंज करके नया ड्राफ्ट बना उसको पब्लिश किया गया। तो पहला ड्राफ्ट जो था वो गो सेट अ वॉचमैन ही था, और टाइटल उसका वही था। बाद में जब ड्राफ्ट में चेंजिंग हुई तो इस टाइटल को बदल करके लिख दिया गया टू किल अ मॉकिंगबर्ड। ठीक है, तो ये तो इतना एक ब्रीफ सा परिचय हम लोगों ने दिया कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड क्या है और इसमें क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब सिस्टमेटिकली अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले बनता है कि कुछ 2-4 बातें हम लोग राइटर के संबंध में समझें, देयर आफ्टर कहानी पर, तब फिर आगे। ठीक है, तो ये है आपकी राइटर नेल हार्पर ली। पूरा नाम है इनका सिंपली नोन एज हार्पर ली। जो बुक का फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था, एंड दैट बुक कंटेन्स ओनली द नेम हार्पर ली। जो यहाँ पर कवर पेज आपको दिख रहा है, ये
दिस इज द कवर पेज, और ये जो कवर पेज है ये एक्चुअली फर्स्ट पब्लिकेशन का कवर पेज है। और यहाँ पर आप देखें तो नीचे लिखा अ नॉवेल बाय हार्पर ली। पूरा नाम इनका यहाँ नॉवेल पर नहीं है, नेल हार्पर ली नहीं है, केवल हार्पर ली के नाम से ये किताब पब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ें। तो शी वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 28, 1926, 1926 में 28 अप्रैल को इनका बर्थ हुआ था, एंड शी डाइड ऑन फरवरी 19, 2016। ठीक है, तो इन्होंने लाइफ में 2 ही वर्क्स लिखे। ठीक है, गो सेट अ वॉचमैन एंड टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, इज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, अमेरिका की हैं, एंड इज बेस्ट नोन और पॉपुलर for her novel To Kill a Mockingbird that was published in 1960 and won the Pulitzer Prize in 1961. अब एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस बला, दिस पुलित्जर प्राइज? Like other awards that were awarded to writers and literature, in the same way this Pulitzer Prize is a very reputed award of USA America, that is awarded on the next year of the publication of books, is awarded to the best fiction work, बेस्ट फिक्शन नॉवल या बेस्ट फिक्शन लिटरेचर बाय एन अमेरिकन। एक बात इसके लिए सबसे नेसेसरी है कि मिलेगी किसको? अमेरिकन को। अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री का कोई पर्सन है, राइटर है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो पुलित्जर प्राइज जो है इज गिवन इन वेरियस फील्ड्स, जैसे जर्नलिज्म में दिया जाता है, पत्रकारिता में, लिटरेचर में दिया जाता है, और फोटोग्राफी में दिया जाता है। 3 का मुझे याद है, बाकी का मुझे नहीं याद है। कुछ 5 या 6 फील्ड्स में दिया जाता है, एंड इज वेरी रेपुटेड अवार्ड इन यूएसए। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड है जिसको बहुत रेपुटेड अवार्ड अमेरिका का माना जाता है। ठीक, पोइट हाँ सॉरी फिक्शन का अलग दिया जाता है, पोएट्री का अलग दिया जाता है। लिटरेचर में जो है 2 दिए जाते हैं, फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा, तीनों में अलग अलग मीन्स अलग अलग जॉनरा का मिलता है। तो फिक्शन का अलग मिलता है, पोएट्री का अलग मिलता है, ड्रामा का अलग मिलता है, तीनों का अलग अलग दिया जाता है। तो 3 ये हो गए, और इसके बाद जर्नलिज्म हो गया, फोटोग्राफी हो गया, और भी एक आध फील्ड्स है जिनमें पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। बट ऑल द फील्ड्स, जितनी भी फील्ड्स हैं उनमें केवल और केवल अमेरिकन जो पीपल हैं उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। जिनके पास अमेरिकन नागरिकता है उन्हीं के वर्क्स को कंसीडर करके उनको पुलित्जर दिया जाता है। ठीक है, आपने पुलित्जर के विषय में पीछे भी और जो राइटर्स थे उनके विषय में पढ़ा, क्योंकि 2-3 राइटर हम लोग पढ़ चुके जिनको पुलित्जर अवार्ड मिला था। ठीक, तो दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 1960 एंड गिवन पुलित्जर अवार्ड इन 1961। ठीक है, एंड इज कंसीडर्ड एज अ क्लासिक ऑफ मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर। इसको मॉडर्न अमेरिकन लिटरेचर का एक क्लासिक माना जाता है, क्लासिक नॉवेल। एंड एक जो मॉडर्न लाइब्रेरी है, उस मॉडर्न लाइब्रेरी के जो है वो एक वोटिंग कराती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वोटिंग दिस नॉवेल इज कंसीडर्ड द बेस्ट नॉवेल ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, सदी का सबसे बेहतरीन नॉवेल भी इसको कंसीडर किया गया था। ठीक है, तो इसके बाद 2 बातें और इसमें बहुत जरूरी हैं। सी असिस्टेड हर क्लोज फ्रेंड ट्रूमैन कैपोते। नाम इनका याद रखिएगा बिकॉज दिस फ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रूमैन कैपोते in his research for the book In Cold Blood 1966। ठीक है, ये ट्रूमैन कैपोते जो हैं ये इनके एक फ्रेंड हैं, और ये किताब लिख रहे थे। किताब का नाम था कोल्ड ब्लड, जो कि 1966 में पब्लिश हुई। उसके लिए रिसर्चेस जो थे, जो भी पढ़ना लिखना था, उसमें इन्होंने काफी इनकी हेल्प की थी। यहाँ पर इनके नाम का जिक्र क्यों किया गया? बिकॉज एक कैरेक्टर जो है इसमें, जो नॉवेल है टू किल अ मॉकिंग बर्ड, इन दिस नॉवेल देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड डिल। एक लड़का है छोटा सा जो स्काउट और जिम को
ज्वाइन करता है, तो दिस कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन ट्रूमैन कपोते, और वी कैन से दैट दिस इज एक्चुअली द fictionalization of हर फ्रेंड ट्रूमैन कपोते। ठीक है, उन्हीं का एक फिक्सलाइजेशन है, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इस स्टोरी में खूब है। तो जैसे एटिकस फिंच का कैरेक्टर है उनके फादर का, तो दैट इज इंस्पायर्ड विद हर फादर, एंड द नरेटर इज इंस्पायर्ड विद द राइटर हरसेल्फ, हार्पर, एंड जो टॉम का कैरेक्टर है एंड उसका जो ट्रायल है रेप अटेम्प्ट का, वो भी एक रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है। अभी उस पर अलग से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद दैट इज कपोते वाज द बेसिस फॉर द कैरेक्टर डिल हैरिस इन टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड में डिल हैरिस का जो कैरेक्टर है इज बेस्ड ऑन कपोतेज। ठीक है, ट्रूमैन कपोते, दैट इज लीज फ्रेंड। अब इनके वर्क्स की अगर बात करें तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि शी हैज पब्लिश्ड ओनली 2 novels, दैट इज टू किल अ मॉकिंग बर्ड, फॉर विच शी इज नोन, एंड द अदर टू गो सेट वॉचमैन, which was the first draft actually for her novel To Kill a Mockingbird. But the draft was changed, and novel was changed, title was changed, and later when it was published again, that was considered as a sequel, but actually it was the actual draft for the novel. ठीक है, और उसी समय में इन्होंने लिखा था। इसके इन दो के अलावा कुछ आर्टिकल्स इन्होंने कुछ मैगजीन्स में लिखे, न्यूज़पेपर्स में लिखे, और एक लेक्चर इनका है, एक पेपर जो इन्होंने प्रेजेंट किया, रीड किया, वो है। तो उसमें से 5-6 हैं टोटल, उनको भी आपको थोड़ा सा जान लेना चाहिए। एक इनका आर्टिकल है लव इन अदर वर्ड्स, लव इन अदर वर्ड्स, 1961 में पब्लिश हुआ। और पब्लिश कहाँ हुआ था? वोग एक मैगजीन है, VOGUE, उसमें इसका पब्लिकेशन हुआ था। इसके बाद है क्रिसमस टू मी, 1961, ये भी एक आर्टिकल है। रोमांस एंड हाई एडवेंचर, ये 1983 में पब्लिश हुआ था, दैट इज इट इज अ पेपर इन यूफोला, अल्बामा, and collected in the anthology titled Clearing in the Ticket, 1985। 1983 में इसको प्रेजेंट किया गया था, पेपर प्रेजेंटेशन में, कॉन्फ्रेंस में, किसी मीटिंग में पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं कॉन्फ्रेंसेस में, तो कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया हुआ पेपर है इनका रोमांस एंड हाई एडवेंचर। ठीक है, जो कि 1983 में इन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में, अल्बामा में कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया था, एंड देयर आफ्टर इट वाज एंथोलॉजाइज्ड इन क्लीनिंग इन द टिकट, सॉरी, क्लीनिंग इन द टिकट, 1985 में इसको एंथोलॉजाइज किया गया। एंथोलॉजाइज का मतलब होता है कलेक्शन के रूप में पब्लिश करना। ठीक है, एक किताब के रूप में पब्लिश होती है एंथोलॉजी, जो कि अलग अलग पेपर्स का कलेक्शन होता है। एंथोलॉजी पेपर्स का कलेक्शन हो, एसेज का कलेक्शन हो, या फिर पोएम्स का कलेक्शन हो, उसको एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी इज एक्चुअली अ कलेक्शन। तो ये कलेक्शन था आर्टिकल्स का, तो उसमें इसको बाद में पब्लिश किया गया। एंड लास्ट वन इज दैट ओपन लेटर टू ओपरा विनफ्रे। ठीक है, तो ये एक लेटर के फॉर्म में आर्टिकल है, तो 2006 में पब्लिश हुआ था। यही इतना पूरा लगभग इनका राइटिंग करियर है, यही इतना इन्होंने लिखा। ठीक है, तो आपको जो पढ़ना था है वो है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक, तो अब बढ़ेंगे हम लोग नावल पर, और नावल पर बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस हम लोग बिगनिंग में ही डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये जो आपको चिड़िया दिख रही होगी, आपको टाइटल कवर पेज पर भी चिड़िया ये दिखी होगी, यहाँ भी मैंने इसको लगा रखी, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। उस चिड़िया का हाल भी सुन लीजिए, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए जो एक्चुअली द टाइटल इज कंसीडर्ड विद द वर्ड मॉकिंग बर्ड। मॉकिंग बर्ड इज एक्चुअली अ बर्ड, एक चिड़िया का नाम है, उसको मॉकिंग बर्ड इसलिए कहते हैं बिकॉज इट सिंग्स एंड इज वेरी इनोसेंट बर्ड, इट डजंट हार्म एनीवन, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती। इट जस्ट सिंग्स एंड एंटरटेन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, लोगों को केवल जो है इसको काम इसका इतना है कि इसकी जो मीठी सुरीली आवाज है उससे लोगों का एंटरटेनमेंट करती है, कहीं भी बैठती है प्यार से गाती रहती है एंड इज कॉल्ड मॉकिंग बर्ड। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ इट्स इनोसेंस, बिकॉज इट डज नॉट हार्म एनीवन, Atticus Finch in the novel, who is the father of the children Jim and सॉरी, इसमें जो दोनों कैरेक्टर्स हैं स्काउट एंड जिम, उन दोनों के फादर हैं। वो इन दोनों को एक मॉरल लेसन देते हैं। मॉरल लेसन तो बहुत सारे देते हैं, ही गिव्स नंबर ऑफ मॉरल लेसन्स टू हिज चिल्ड्रन, बट उन मॉरल लेसन में से एक मॉरल लेसन ये भी था बिकॉज कि नो वन शुड harm or kill a mockingbird because it is innocent and it does not harm anyone। किसी को भी ये नुकसान नहीं पहुंचाती, किसी तरीके से कोई नुकसान नहीं पहुंचाती और बहुत इनोसेंट बर्ड होती है, जस्ट सिंग। तो उन जो मॉरल लेसन्स थे, चूंकि मॉरल लेसन्स पर एक क्वेश्चन बनना है तो इसलिए हम मॉरल लेसन्स को भी फोकस करें। एंड सेकंड थिंग इज दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस मॉकिंग बर्ड इज यूज्ड एज सिंबल here। Black people are Tom, who is accused of rape case, is actually innocent person and is compared with mockingbird, or we can say that mockingbird is a metaphor for this Tom। टॉम का जो कैरेक्टर है उसके लिए ये एक मेटाफर के रूप में आती है। ठीक, तो इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। टाइटल का सिग्निफिकेंस लिखें या फिर आप बॉब टॉम का कैरेक्टर लिखें या फिर मॉरल पर आप लिखें या फिर थीम्स पर लिखें, सिंबल्स पर लिखें, हर जगह आपको ये चीज मिलेगी। ठीक है, किल अ मॉकिंगबर्ड। ठीक, अब क्वेश्चंस लिख लेते हैं जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। उन क्वेश्चंस को लिखने के बाद तब आगे इस पर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, एक मिनट भाई, हमने तो इसको कनेक्ट ही नहीं किया, लिखेंगे कैसे? हमारी लेखनी कनेक्ट नहीं है। चलिए, लेखनी हमारी कनेक्ट हो गई। तो बात हम लोगों को करनी क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन वही लिखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इन व्हाट वेज डज, कलर चेंज कर दें, व्हाट वेज डज टू किल mockingbird emphasized
moral education of children. Discuss. देखिए, ये क्वेश्चन हमने सबसे पहला तो लिखा जरूर है, लेकिन ये बात अपने दिमाग में एकदम बैठा के रखिएगा कि ये चूंकि पिछले एग्जाम में आया था, इसलिए इस क्वेश्चन को इस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 0 से 1% की है। इससे ज्यादा संभावना इस क्वेश्चन के पूछे जाने की नहीं है। सामान्यतः क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं पिछले साल से, यानी कि जो क्वेश्चंस पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं वो सामान्यतः इस बार नहीं पूछे जाते हैं, कुछ पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि 1%। ठीक, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। नंबर 2, डिस्कस the autobiographical elements in the novel To Kill a Mockingbird. ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमने ऐसा लिखा है, घुमा करके भी पूछा जा सकता है। जैसे इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकते हैं कि हाउ द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड प्रेजेंट्स द रियल इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ द राइटर, या व्हाट आर द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टोरी टू किल अ मॉकिंग बर्ड, या प्रेजेंट इन द नॉवेल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, हाउ the story of the novel To Kill a Mockingbird is related to the life of the writer Harper Lee, या राइटर शब्द हटा करके सीधे सीधे पूछ सकता है रिलेटेड टू हार्पर ली। ठीक है, तो किसी भी तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट पूछे जा सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े तो तीसरा जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में बनता है वो कैरेक्टर स्केच। ठीक है, कौन कौन से, अब क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो आप समझिए। हमने यहाँ पर आपको सिंपल सा कौन कौन से कैरेक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनकी बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है स्काउट फिंच, दूसरा एटिकस फिंच, थर्ड वन इज कैलिफोर्निया, नंबर 4 बॉब रेडली। ठीक है, बॉब रेडली। और पांचवा कैरेक्टर जो है टॉम रॉबिन्सन। ठीक है, और इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो बॉब रेडली, या हमें थोड़ा सा स्काउट फिंच और एटिकस फिंच को कम करें तो कैलिफोर्निया
बॉब रेडली और टॉम रॉबिन्सन, ये मेरी नज़र में ज़्यादा हैं। बाकी ये 5 के पाँचों कैरेक्टर ही बहुत इम्पोर्टेंट हैं। घुमा फिरा करके इन्हीं में 2 कैरेक्टर्स और जोड़ दें तो कहानी इन्हीं के इर्द-गिर्द नाचती है, ठीक है? बाकी के कैरेक्टर्स सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं और यहाँ पर ये कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसके टाइटल से, क्वेश्चन नंबर 4। Importance and significance of the title of the novel. To Kill a Mockingbird. एक चौथा क्वेश्चन टाइटल से और एक पांचवा क्वेश्चन जो बन सकता है, जो मुझे समझ आता है, रेसिज्म। रेसिज्म से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो पता नहीं। छठवां क्वेश्चन अगर बात करें, मेजर थीम्स, ठीक है। अब इसमें भी वर्डिंग क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। और सातवां जो है क्रिटिकल एनालिसिस, ठीक है। और सिंपल किया क्वेश्चन को तो एक सीधे सीधे आपसे कह देगा कि क्रिटिकल समरी, ठीक है। यही इतनी बातें हम लोगों को पढ़नी, क्या क्या पढ़ना है फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक बात। दूसरी बात ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, तीसरी ये 5 कैरेक्टर्स, एंड आफ्टर दीज significance of the title, racism in the novel, एक मिनट, ये रेसिज्म के बाद बजाय अगर यहां पर हम लोग लिखें क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, तो बेहतर होगा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट या फिर और कुछ, रेसिस्ट थीम, ठीक है। इस तरीके से कुछ भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो यही इतने थीम्स हम और क्वेश्चंस हम लोगों को इसमें डिस्कस करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं
नावल पर। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कैरेक्टर्स की कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें और किस तरीके से कहानी का प्लॉट है। तो पहले बात करते हैं कैरेक्टर्स की। ठीक है, कैरेक्टर्स में भी पहले मेन कैरेक्टर्स की चर्चा करेंगे, फिर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो है एटिकस फिंच। कौन है? एटिकस फिंच। ठीक, इनके दो बच्चे हैं, एक है स्काउट फिंच, दूसरा है इनका बेटा है। ये क्या है? ये डाटर है, डाटर है और नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, स्टोरी की नरेटर भी है। दूसरा जो है वो है जेम। ठीक है, जेम फिंच। या फिर इसका जो पूरा नाम है वो है जर्मी, JEREMY, जेरमी फिंच। ठीक है, इनके घर की एक मेड है, फीमेल कुक, या आप इसको कह लीजिए ब्लैक कुक। ठीक है, इसका नाम है कलपूर्निया। ठीक, कलपूर्निया इज अ मदर फिगर। ठीक है, इन दोनों बच्चों के लिए एक मदर फिगर है। क्लियर? अब इनसे अलग बढ़ते हैं। ये तो एक परिवार के लोग हो गए। एक कैरेक्टर और है, कौन है? बॉब रेडली, सॉरी बू रेडली। वहां बॉब हम लोग लिखे थे क्या पीछे? एक मिनट जरा सा, नहीं लिखे थे? नहीं लिखे नहीं थे। अच्छा, बू रेडली, इसको सॉरी, ये जो है इसको चेंज करिए, इसको बू रेडली लिखिए भाई, गलती हो गई। ठीक है, एक अगला कैरेक्टर है बू रेडली। ठीक, इसी का दूसरा नाम है अर्थर रेडली। ठीक है, अर्थर रेडली। ये इनका नेबर है एटिकस का, और घर से निकलता नहीं। ठीक है, इसके संबंध में बड़े बड़े जो है ऑब्सेशंस हैं इन बच्चों को, स्पेशली जिम और डिल को। ठीक है, और तीसरा कैरेक्टर यहीं पर आता है, यहीं आसपास में ही हम लोग लिखेंगे, क्योंकि ये भी इन्हीं से रिलेटेड है। कौन है? डिल। डिल। ठीक है, इसका पूरा नाम है चार्ल्स बेकर हैरिस। डिल का पूरा नाम क्या है? चार्ल्स बेकर हैरिस। ठीक है, शॉर्ट में डिल हैरिस। ठीक है, सिंपल नेम डिल हैरिस। डिल हैरिस स्काउट फिंच और जेम फिंच से फ्रेंडशिप होती है इसकी। ये एक लड़का है, जेम लड़का है, स्काउट फिंच लड़की है। अब इसके बाद और आगे बढ़ें तो एक कैरेक्टर आपको मिलेगा, टॉम रॉबिन्सन।
टॉम रॉबिन्सन। ये वो ब्लैक मैन है जो रेप के लिए अक्यूज्ड है, ठीक है। और इसको अक्यूज किसने किया है? इसको अक्यूज किया है मायला एविल। मायला एविल, ठीक है। मायला एविल, इस मायला का एक फादर है बॉब एविल। बॉब एविल, ठीक, बॉब एविल। और टॉम रॉबिन्सन हो गए, बॉब एविल हो गए, मायला एविल। तो ये तो लगभग जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे वो यही थे। इन्हीं के आसपास पूरी कहानी घूमती है, ठीक है। बाकी बहुत सारे अन्य कैरेक्टर्स थे, जैसे कि जो बू रेडली हैं उनका भाई था, ठीक है। और भी कई सारे कैरेक्टर हैं, बट जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं यही इतने हैं। कहानी का जो पूरा प्लॉट है कहीं ना कहीं इन्हीं के आसपास चारों ओर घूमता है। बाकी सारे कैरेक्टर्स के नाम आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं पर अब थोड़ा सा प्लॉट को समझ लिया जाए। लगभग कहानी तो आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। जो नहीं समझ आई है थोड़ा सा उसको हम लोग और डिटेल करने की कोशिश करते हैं, प्लॉट पूरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समय है कि नहीं, जरा 1 मिनट समय देख लें। लगभग है, हो जाएगा। या फिर कहानी कल समझते हैं, आज थोड़ा सा पब्लिकेशन और इंट्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन उस पर बात कर लेते हैं। एंड पब्लिकेशन, ठीक। तो पब्लिश्ड इन 1960, 1960 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। एंड पुलित्जर इन 1961, पहले भी पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी कहानी इसके ओरिजिन से रिलेटेड समझ लीजिए। दैट इज दिस लेडी, जो राइटर है इसकी, हार्पर ली। इन द ईयर 1949 ली मूव टू न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। 1926 में इनका बर्थ हुआ था और 1949 में सी मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाती हैं। एंड सी स्टार्टेड जॉब्स, कुछ काम करना स्टार्ट करती हैं, जॉब्स खोजती हैं, जॉब करना स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट जॉब वाज इन अ बुक शॉप, बुक स्टोर, एक किताब की दुकान में पहली जॉब इनकी थी। एंड देयर आफ्टर सी गॉट अ जॉब इन एयरलाइंस एज अ टिकट रिजर्वेशन एजेंट, ठीक है। और फिर वहीं से धीरे धीरे ये अपनी राइटिंग करियर इनका जारी था। एंड शी वाज राइटिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टोरीज दैट वर पब्लिश्ड इन सेवरल मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा, ठीक है। अलग अलग मैगजीन्स एंड जर्नल्स में इनकी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड हुई। एंड इन द ईयर 1956 शी केम इन कॉन्टैक्ट विद मॉरिस क्रेन, ठीक है। और thereafter in the same year 1956 she got an
got a surprise. On the surprise कह लें, or we can say that Christmas gift by several of her friends, and द गिफ्ट वॉज 1 year wages. ठीक है, 1 साल की जो इनकी सैलरी हुआ करती थी वो इनको एज गिफ्ट मिली, एंड सी वॉज सेड दैट सी नीड नॉट टू वर्क एनी मोर फॉर ईयर एंड सी हैज टू फोकस ऑन राइटिंग एंड सी शुड राइट व्हाट सी वांट्स. और इन्होंने अपना राइटिंग दैट ईयर स्टार्ट किया, and in the year 1957, when she was 31 year old, she delivered a manuscript under the title Go Set a Watchman. ठीक है, एक मैन्युस्क्रिप्ट जो है उन्होंने मॉरिस क्रेन को दी. मॉरिस क्रेन वाज अ पब्लिशर. एक जो है मॉरिस क्रेन को उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट दी जिसका टाइटल था गो सेट अ वॉचमैन. ठीक है, एक वॉचमैन सेट करने वाला एक जो नॉवेल का ड्राफ्ट था उन्होंने दिया पब्लिश करने के लिए, बट देयर वाज नीड ऑफ लॉट ऑफ चेंजेस दैट वाज सजेस्टेड बाय मॉरिस क्रेन. नाम लिख लीजिए. ठीक है, मॉरिस क्रेन. And on the suggestion of this man, Maurice Crane, she made lot of changes and done changes till the novel comes in its present form. ठीक है, तब तक उस नॉवेल में चेंजेस किए गए जब तक ये प्रेजेंट जिस फॉर्म में नॉवेल अभी है वो आ नहीं गई. ठीक है, तो और इसका जो टाइटल था उसको चेंज करके कर दिया गया टू किल अ मॉकिंग बर्ड, एंड दिस नॉवेल गॉट पब्लिश्ड इन द ईयर 1960. ये तो इसकी एक ओरिजिन से जुड़ी कहानी थी, किस तरीके से इसमें चेंजेस हुए. अब बात करें कि व्हाट आर द ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, हाउ वी कैन से दैट दिस नॉवेल कंटेन्स ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स. तो क्या क्या ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे. पहला लिखेंगे स्काउट फिंच. ठीक है, स्काउट फिंच इज एक्चुअली अ टॉम बॉय. टॉम बॉय क्या होता है, वो जो लड़कों के जैसे लड़कियां होती हैं उनको टॉम बॉय कहते हैं. ठीक है, तो स्काउट फिंच इज एक्चुअली अ टॉम बॉय एंड is based on the writer. पहला जो ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है वो किससे रिलेटेड है, दैट इज मेन नरेटर, दैट इज स्काउट फिंच हु इज अ टॉम बॉय एंड इज बेस्ड ऑन राइटर, एंड राइटर ली वाज आल्सो अ टॉम बॉय. ठीक है, वो भी एक टॉम बॉय थी. पहली सिमिलरिटी, पहला जो यहाँ पर निकल करके आता है. ठीक है, and second thing is that both the narrator Scout Finch and the writer Lee are the daughters of reputed lawyer in अल्बामा. अल्बामा जो शहर है वहां के एक रेपुटेड लॉयर की बेटियां हैं दोनों. कौन, स्काउट फिंच जो कि नरेटर है, एंड राइटर जो है वो भी. मींस दिस कैरेक्टर इज बेस्ड ऑन राइटर. पहला ऑटोबायोग्राफिकल थिंग. सेकंड थिंग, फादर एटिकस फिंच. Atticus Finch's character is based on writer's father, and writer's father was a reputed lawyer of his time. ठीक है, तो लॉयर हैं, एंड देयर वाज अ स्टोरी, रियल स्टोरी ऑफ अ रेप अटेम्प्ट. जो ये टॉम सॉरी
टॉम रॉबिन्सन की जो कहानी है इज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ कैरेक्टर, ठीक है। उसका नाम था, एक मिनट, क्या नाम था भाई? नाम उसका, चलिए नाम उसका याद नहीं आ रहा, नाम मैं फिर से आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो जो एक्चुअली ये टॉम रॉबिन्सन है इज based on a real story that was the story of a case, ठीक है, and unsuccessful legal case that was very similar to the case of this Tom Robinson, and that was is रजिस्टर्ड इन 1931। 1931 में जो है उनके जो अटॉर्नी फादर थे, राइटर के जो अटॉर्नी फादर थे, उन्होंने एक केस लड़ा था 1931 में, and that case was very similar to the case of Tom Robinson, and this was interracial rape case, and was also lost or loosed by the liar, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर तीन चीजें, एक और डिल का कैरेक्टर ऑफ डिल। तो यहीं पर तीसरी चीज आपने नहीं लिखी, तीसरा आप लिखिए यहाँ पर रेप केस ऑफ टॉम रॉबिन्सन, टॉम रॉबिन्सन, ठीक है। चौथा, कैरेक्टर ऑफ डिल। डिल का कैरेक्टर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि इनके जो फ्रेंड है कपोते, उन्हीं पर बेस्ड है। तो ये चार इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जो कि इस नॉवेल को जो है ऑटोबायोग्राफिकल बनाते हैं। एंड इसके साथ साथ एक बड़ा और जो है कि जो इसमें आप बीच में नॉवेल में अभी जब समरी हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां एक इनके घर के पास में पेड़ है, उस पेड़ में एक छोटा सा गड्ढा है। उस गड्ढे में इन जो बच्चे हैं तीनों, स्काउट, फिंच, डिल एंड जेम, इन तीनों को गिफ्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट था, दैट इंसिडेंट वाज रियल इन लाइफ ऑफ द राइटर, ठीक है। तो इसको भी आप लोग मेंशन करेंगे कि द गिफ्ट इंसिडेंट, ठीक है। तो ये भी बहुत रियल इंसिडेंट था इनकी लाइफ का। तो दिस इज आल्सो रियल इंसिडेंट। तो ये पांच इंपॉर्टेंट एविडेंसेस हैं जो कि इस नावल को ऑटोबायोग्राफिकल नावल के रूप में प्रूव करते हैं। अब जब हम लोग समरी पढ़ेंगे तो समरी से ये चारों पांचों जो टॉपिक्स हैं, चारों पांचों जो बातें हमने कही हैं, वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी बातें आज के सेशन में, और कल हम लोग समरी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल डिटेल्स की बात कर रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो वापस आते हैं हम। आपका अगर कोई कमेंट है तो फटाफट से। लव आफ्टर लव, अच्छा हाँ, तुम्हारा लव आफ्टर लव का प्रॉब्लम है, ठीक। अभी मैं इसके ठीक बाद देखता हूँ कहाँ पर है वो लव आफ्टर लव, क्यों नहीं मिल रहा है। तो अभी ठीक इसके तुरंत बाद में देखता हूँ लव आफ्टर लव में क्या दिक्कत है, ठीक। और ठीक है, बाकी अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है फटाफट से 2 मिनट में लिख दो, नहीं तो एक बार ऐसे अंगूठा दिखाओ। तो इतने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, और कल समरी जब पढ़ लेंगे तो ये सारी बातें जिसको हम लोग ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट कह रहे हैं या अन्य बातें हैं, वो सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा। साथ ही साथ जो मॉरल विजन है वो भी समरी के साथ क्लियर हो जाएगा। और रेसिज्म जो है या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो है, उसकी भी चर्चा वहीं उसी के साथ हो जाएगी। तो हमें लगता है अभी 2 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। सर सबसे स्टार्टिंग का स्क्रीन कर दीजिए, स्टार्टिंग का। चलिए भाई, यहाँ से शुरू हुआ था।
ये, दूसरा ये, तीसरा ये था, चौथा फिर से चिड़िया हमने आपको दिखाई थी, पांचवा क्वेश्चंस हमने लिखे थे, 3 क्वेश्चंस, फिर से ये 5 क्वेश्चंस, और आखिर में इसकी कैरेक्टर्स की बातचीत हम लोगों ने की थी, और यहाँ पर थोड़ा सा पब्लिकेशन और ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट से रिलेटेड समझा था, और कहानी खत्म। बाय द वे, फिर से आपको वापस वीडियो अवेलेबल रहेगा, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। छूट गया है तो दोबारा भी आप उसको देख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मतलब क्लास एक बार हुई तो खत्म, क्लास आप दोबारा देख लीजिएगा, उसको नोट करिएगा। वैसे मैंने एक बार फिर से कर दिया है, सारे स्लाइड्स एक बार रिवाइज कर दिए हैं। आज के सेशन में इतना, चलते हैं, मिलेंगे कल। नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।